हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंपनियों का समापन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समापन क्या होता है। तो सिंपल शब्द में यदि हम समझें तो लिक्विडेशन मीन्स होता है बिजनेस बंद होना। मतलब कंपनी उस स्थिति में पहुंच चुकी है जब उसे अपना बिजनेस बंद करना है। बिजनेस बंद करना है और कंपनी का बिजनेस यदि बंद करना है तो उसमें क्या आएगा कि उसकी जितनी भी संपत्तियां और दायित्व हैं उन सब का हिसाब निपटाकर जो व्यवसाय है उसे बंद करना। मतलब समापन के पश्चात कंपनी वर्क नहीं करेगी, कोई भी बिजनेस का कार्य नहीं करेगी। तो जब इसकी परिभाषा आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समापन से आशय किसी भी कंपनी के व्यवसाय को बंद करने से है जिसके अंतर्गत कंपनी अपनी समस्त संपत्तियों को से पैसा वसूल करती है और उस वसूल किए गए पैसों से जितने भी दायित्व होते हैं उसमें सर्वप्रथम बाह्य दायित्वों का भुगतान करती है और फिर बचे हुए पैसों को अपने समता अंशधारियों को और आंतरिक दायित्वों को निपटारा करती है। और यदि किसी स्थिति में उसे पैसे कम पड़ते हैं किसी दायित्व का भुगतान करने में, तो वह अयाचित अंश जिस पर अभी तक पैसे नहीं मांगे गए थे उसको बुलवाकर भी पैसे दायित्वों का भुगतान करती है। तो समापन समझ में आया आपको कि व्यवसाय को बंद करना। अब जब किसी बिजनेस को हम बंद करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिजनेस में जितनी भी संपत्तियां हैं उन सभी को निपटारा करना पड़ेगा। तो जो भी संपत्तियां रहती हैं उनसे पैसा वसूल किया जाता है और वो जो भी पैसा वसूल होता है उससे दायित्वों का भुगतान करते हैं। तो कंपनी के समापन में विशेष तौर पर यह बात ध्यान रखनी है, दायित्वों का क्रम। जब भुगतान किया जाता है दायित्वों का क्रम, कब, भुगतान के समय। ये समापन के समय में जो है हम देखेंगे तो भुगतान के समय दायित्वों का क्रम जो है वह निर्धारित होता है। सर्वप्रथम जो कानूनी दायित्व होते हैं, किसी भी प्रकार का कर या लीगल फीस है, समापन की प्रक्रिया चल रही है, निस्तारक जो लिक्विडेटर है जो नियुक्त किया जाता है, जो समापन की पूरी प्रक्रिया करता है, उसको दिया जाने वाला वेतन, फिर पूर्वाधिकार लेनदार, इस प्रकार से जो अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो क्रम का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है और सबसे आखिरी में समता अंशधारियों को पैसा दिया जाता है। तो ये होता है समापन से आशय। अब हम बात कर रहे हैं कंपनी बंद करना। तो कंपनी जो है किन कंडीशन में बंद होती है। तो स्टूडेंट्स, कंपनी जो बंद होती है वो तो या न्यायालय द्वारा या कंपलसरी लिक्विडेशन करना ही पड़ता है। कंपलसरी लिक्विडेशन जो है वह अपने आप भी हो जाता है और कोर्ट को लगता है कि कंपनी जो है अब सही कार्य नहीं कर रही है या कुछ अवैधानिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, तो कोर्ट के आदेश द्वारा भी लिक्विडेशन हो जाता है। तो उसकी कौन कौन सी कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे। और एक होता है ऐच्छिक समापन, मतलब कंपनी अच्छी चल रही है लेकिन अब कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्हें अब कंपनी कंटिन्यू नहीं करनी है। तो एक होता है कंपलसरी समापन, अनिवार्य समापन, जिसमें अंशधारियों की इच्छा नहीं है, संचालकों की इच्छा नहीं है, लेकिन गतिविधियां कुछ इस प्रकार की हो गई हैं, कुछ कानूनों का उल्लंघन हुआ है या कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि यह कंपनी जो है अब सही तरीके से नहीं चल रही है, तो उन कंडीशन में कोर्ट आदेश दे देती है। तो वहां कंपनी अनिवार्यतः समापन करना ही पड़ता है। और ऐच्छिक समापन जो है वह कंपनी के ऊपर, उनके अंशधारियों के ऊपर लगता है, उन्हें लगता है कि अब जो है हमें कंपनी कंटिन्यू नहीं करनी है, तो वहां कंपनी का ऐच्छिक समापन होता है। तो स्टूडेंट, इसकी सेक्शन जो है धारा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसकी सेक्शन जो है 271 है और ऐच्छिक समापन की सेक्शन है 304 और 306। इन केस कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो कब जो है कोर्ट कंपलसरी समापन का आदेश दे देती है या कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब कंपनी का अनिवार्य समापन हो जाता है। तो पहला है विशेष प्रस्ताव स्वीकार करके,
यदि किसी ऋणदाता ने, किसी अंशधारी ने, किसी आउटसाइडर ने एप्लीकेशन दी है, याचिका लगाई है कोर्ट के पास कि यह कंपनी जो है वह बंद हो जानी चाहिए, इसमें यह अवैधानिक गतिविधि चल रही है, या किसी ऋणदाता ने यह एप्लीकेशन लगाई है, या किसी ग्रुप ने यह एप्लीकेशन लगाई है कि यह कंपनी जो है अब बंद हो जानी चाहिए या समापन हो जाना चाहिए इसका, क्योंकि इसमें ये गतिविधि चल रही है। तो इस प्रकार का कोई आवेदन कोर्ट के पास जाता है तो कोर्ट उस आवेदन की अच्छी तरह जांच करने के बाद यदि संतुष्ट हो जाती है कि हाँ, जो एप्लीकेशन आई है कैंडिडेट के द्वारा वह सही है, सच में कंपनी में इस प्रकार की अवैधानिक गतिविधि चल रही है, या ऋणदाताओं के साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है, या उनके ब्याज का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में विशेष प्रस्ताव को जो है पास करके कंपनी का समापन कर दिया जाता है। अनिवार्यतः समापन करना पड़ता है, लेकिन हाँ, न्यायालय इस संबंध में पूरी जांच करेगी और आवेदन पत्र को अच्छे से चेक करके उसे लगेगा तो वो आदेश देगी। इसके अगेंस्ट में भी आदेश जा सकता है कि कंपनी जो भी गलती हो रही है या ब्याज नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोर्ट समयावधि दे सकती है। फिर वैधानिक प्रतिवेदन या वैधानिक सभा बुलाने में त्रुटि। हर कंपनी को जो है, पब्लिक कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वह जैसे ही निर्मित हो जाती है उसे 6 महीने के अंदर वैधानिक सभा बुलानी होती है, कंपलसरी है। और उस वैधानिक सभा की रिपोर्ट जो है वह रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करनी होती है। तो यदि किसी भी कंपनी ने प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की है तो उस कंडीशन में कोर्ट अनिवार्य समापन कर देगी। लेकिन यहाँ भी वही पॉइंट है कि कोर्ट चेतावनी पत्र भी दे सकती है, मेमो भी दे सकती है कि आप जो प्रतिवेदन है वो भेज दीजिए, या वैधानिक सभा में जो आपने गड़बड़ की है उसको आप बुला लीजिए या सही कर लीजिए। तो ये सब कुछ कोर्ट के द्वारा है, लेकिन कंडीशन यही है कि वैधानिक प्रतिवेदन, वैधानिक सभा की जो रिपोर्ट है और जो वैधानिक सभा बुलाई जानी कंपलसरी है कंपनी बनने के 6 महीने के अंदर, यदि उसमें त्रुटि हुई है तो कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह उस कंपनी को लिक्विडेशन में डाल दे। फिर व्यवसाय प्रारंभ न करना या रोक देना। कंपनी को जो बनने के 1 साल के अंदर अपना बिजनेस शुरू करना अनिवार्य है। जैसे ही कंपनी अस्तित्व में आती है उसे समामेलन का सर्टिफिकेट मिल जाता है और व्यापार प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है रजिस्ट्रार के यहाँ से। उसके 1 साल के अंदर उसे अपना व्यवसाय शुरू कर देना होता है। यदि किसी भी कंपनी ने 1 साल के अंदर अपना बिजनेस शुरू नहीं किया है तो कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वह उस कंपनी को बंद कर दे। ठीक है। सदस्यों की संख्या में कमी। हम जानते हैं कि जो प्राइवेट कंपनी है उसमें न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम जो प्राइवेट कंपनी में न्यूनतम 2 होते हैं और पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं। यदि इन सदस्यों की संख्या में कमी हो गई हो, मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है उसमें 1 ही सदस्य बचा हो, कोई पब्लिक कंपनी है उसमें 5 ही सदस्य बचे हो, 2 सदस्य छोड़कर चले गए हो, तो इस प्रकार की जो है संख्या में यदि कमी आ गई है तो वह कोर्ट उसको जो है आदेश दे देगा, और नहीं तो कंपलसरी समापन जो है उसका हो जाएगा। ऋणों के भुगतान में असमर्थ। जनरली मेन रीजन जो है ये रहता है कंपनियों के समापन का, कंपनी के पास इतना पैसा, सफिशिएंट पैसा नहीं बचा है कि वह अपने लेनदारों को दायित्वों का भुगतान कर पा रही है। तो ऐसा यदि कोर्ट को लगता है और किसी ऋणदाता ने याचिका दायर की है कि हमारे ऋण सुरक्षित नहीं है और कंपनी की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, तो कृपया कंपनी का समापन कर दीजिए। तो कोर्ट जो है अच्छे से चेक करके यदि उसे लगता है कि सच में ऋणदाताओं को जो है सेफ नहीं है, उनका पैसा जो है वह डूब रहा है, तो उस कंडीशन में कोर्ट कंपलसरी जो है लिक्विडेशन का आदेश दे देती है। समापन उचित व न्यायपूर्ण। इसके अलावा कोर्ट को कहीं भी किसी भी मामले में यह लगता है कि कंपनी में चीजें सही नहीं चल रही, तो उन सभी कंडीशन में कोर्ट यह अधिकार रखती है कि वह किसी भी कंपनी को आदेश दे दे। ये चीज क्लियर। प्रक्रिया क्या रहेगी? तो प्रक्रिया सिंपल, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। आवेदन कोई भी दे सकता है, कोई ऋणदाता दे सकता है, कोई अंशधारी दे सकता है, कोई जो है सरकारी अधिकारी दे सकता है, रजिस्ट्रार दे सकता है, कोई केंद्र सरकार का जो है व्यक्ति दे सकता है। तो कोई भी व्यक्ति कंपनी के समापन का एप्लीकेशन देता है
उसके बाद कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से चेक करती है, तो वह एप्लीकेशन को स्वीकार भी कर सकती है, मना भी कर सकती है और समयावधि भी दे सकती है। फिर कंपनी का जैसे ही डिसाइड हो जाता है कि कंपनी समापन में जानी है, तो निस्तारक की नियुक्ति की जाती है। निस्तारक कौन होता है? निस्तारक लिक्विडेटर, जो कि कंपनी के समापन की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करेगा। मतलब जितनी भी कंपनी की संपत्तियां हैं उन संपत्तियों से पैसा वो वसूल करेगा और जितने भी दायित्व हैं उन सभी का भुगतान करके पूरा हिसाब बनाकर कोर्ट में जमा करेगा। ठीक है। निस्तारक के कार्य क्या रहेंगे? सारी संपत्तियों को देखना, पैसा वसूल करना, दायित्वों का भुगतान करना, समापन के व्यय भुगतान करना, अंशधारियों को पूरा निपटारा करना, लेनदारों का जो भुगतान है वह क्रमानुसार करना, यह सब उसके कार्य रहेंगे। इसके बाद जो है जो फाइनल स्टेटमेंट होगा, लिक्विडेटर का एक फाइनल स्टेटमेंट अभी हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, वह रजिस्ट्रार के पास जमा करना, सही समय पर जमा करना। उसमें यदि त्रुटि होती है तो अर्थदंड लगाया जा सकता है। और अंतिम जो है फिर जैसे ही पूरी रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं उस रिपोर्ट्स को रजिस्ट्रार के यहाँ जमा करना। यह पूरी प्रक्रिया होती है न्यायालय द्वारा समापन की। अब हम देखेंगे ऐच्छिक समापन, वॉलेंट्री लिक्विडेशन। तो ऐच्छिक नाम से ही क्लियर है कि जब किसी अंशधारी की याचिका जो है संचालक मंडल के पास जाती है या किसी ऋणदाता की याचिका जो है संचालक मंडल के पास जाती है, तो संचालक मंडल डायरेक्टर्स जो है उसको एक मीटिंग बुलाकर उस पर डिस्कस करते हैं और ऐसा कुछ समझ में आता है कि हाँ यह याचिका सही है और अब कंपनी जो है रन नहीं हो रही है या असमर्थ है या दायित्व बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, तो उन सभी बातों पर डिस्कस करके साधारण प्रस्ताव पास करके कंपनी का समापन किया जाएगा। क्योंकि ऐच्छिक है, ऐच्छिक में कोर्ट का इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, यदि लगता है ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है तो कोर्ट का इंटरफेरेंस हो जाता है। अदरवाइज साधारण प्रस्ताव पास करके कंपनी जो है लिक्विडेशन में जा सकती है। विशेष प्रस्ताव पास करके यदि जो है शोधन क्षमता सच में मतलब दिवालियापन की स्थिति आ गई है, कंपनी की संपत्तियां कम हो गई हैं और दायित्व बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उस कंडीशन में विशेष प्रस्ताव पास करके कंपनी के समापन का प्रस्ताव रखा जाता है और पास किया जाता है। प्रक्रिया क्या होती है इसकी? चूंकि ऐच्छिक समापन है लेकिन जो भी कार्य होता है वह सिस्टमेटिक होता है। सबसे पहले शोधन क्षमता की घोषणा, मतलब संचालक मंडल की सभा में और अंशधारियों की सभा में शोधन क्षमता की घोषणा की जाती है कि कंपनी की वर्तमान स्थिति क्या है। यदि संपत्तियां 100 रुपए हैं और दायित्व जो है वह 120 रुपए हैं, तो कंपनी की शोधन क्षमता कितनी हो गई? कम हो गई। 120 रुपए का भुगतान करना है और कंपनी के पास 100 रुपए हैं, तो 20 रुपए की स्थिति क्या रहेगी? उल्टा भी हो सकता है कि कंपनी की जो है संपत्ति जो है 150 रुपए के हैं और दायित्व 120 के हैं, तो यह जो है कंपनी की शोधन क्षमता समापन के समय पर क्या है उसकी घोषणा करना। उसके बाद समापन का प्रस्ताव पास करना, जो कंपनी की संचालक मंडल की सभा है और साधारण सभा है उसमें समापन का प्रस्ताव जो है पारित करना और उसे स्वीकार करना सभी सदस्यों के द्वारा, और उसकी सूचना जो है वह न्यूज़पेपर में, समाचार पत्र में 10 दिन के अंदर पब्लिश हो जानी चाहिए। क्योंकि कंपनी का हित जो है बहुत से लोगों से जुड़ा होता है, तो सूचना जो है समय पर होनी चाहिए। उसके बाद निस्तारक की नियुक्ति। समापन चाहे न्यायालय द्वारा हो चाहे ऐच्छिक हो, दोनों ही कंडीशन में एक व्यक्ति की स्थापना की जाती है जिसका कार्य होता है समापन की पूरी प्रक्रिया को निपटाना। तो यहाँ भी निस्तारक की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है। निस्तारक नियुक्ति की सूचना जो है पब्लिक में प्लस रजिस्ट्रार के यहाँ 14 दिन के अंदर जमा करनी अनिवार्य है। किसी कंडीशन में निस्तारक छोड़कर जाता है या डेथ हो जाती है तो उसकी जगह पे कौन निस्तारक है, तो सारी सूचना जो है लिक्विडेटर की वो सबमिट करनी होती है। फिर ऋणदाताओं की सभा बुलाना। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी कंपनी समापन में जाएगी तो जो कंपनी के लेनदार हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है उनको कंपनी की स्थिति पता होना चाहिए। तो यह सब डिसीजन होने के बाद ऋणदाताओं की सभा बुलाई जाती है, उन्हें पूरी चीजें जो है वह बताई जाती हैं। फिर पूरी प्रक्रिया हो गई। ऋणदाताओं से सहमति प्राप्त करने के बाद निस्तारक जो है पूरी प्रक्रिया को संपन्न करता है,
पूरी प्रक्रिया कौन सी? वही संपत्तियों से पैसा वसूल करना जो मार्केट में बेचनी है, किसी कंपनी को खरीदनी है या किसी व्यक्ति को बेचनी है, तो सभी से पैसा वसूल करना। और जो भी दायित्व हैं, दायित्वों का क्रम यहाँ भी फिक्स रहेगा, तो उन क्रम के अनुसार पैसे का भुगतान करना। कम पड़ रहे हैं तो अंशधारियों से बुलवाना, अधिक हो रहे हैं तो वो समतांशधारियों को बांटना। इस प्रकार से पूरा हिसाब किताब जो है वह निस्तारक के द्वारा किया जाता है। वही अंतिम उसके लिक्विडेटर का लाभानी खाता स्टेटमेंट बनाया जाता है और उसे जो है रजिस्ट्रार के यहाँ जमा किया जाता है। रजिस्ट्रार पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद संतुष्ट हो जाता है तो वह कंपनी के समापन की घोषणा करता है। वह अपने रजिस्टर में से उस कंपनी का नाम काट देता है और उसकी सूचना न्यूज़पेपर में बकायदा दी जाती है। तो ये है स्टूडेंट समापन क्या होता है और उसके प्रकार और प्रक्रिया। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कंपनियों के समापन पर बनाए जाने वाले खाते। हम ये देख चुके हैं कि समापन क्या होता है और कंपनी के समापन की कौन कौन से प्रकार होते हैं। अब जब कंपनी का समापन होता है, जैसा कि हमने देखा कि कंपनी की संपत्ति और दायित्व जो है वह खत्म करने होते हैं, जिसके लिए एक लिक्विडेटर निस्तारक को नियुक्त किया जाता है। तो उसी हिसाब से निस्तारक का अंतिम विवरण खाता, मतलब जो लिक्विडेटर है, समापक है, वह जो है अपना एक स्टेटमेंट बनाता है जिसमें एक साइड जो है वह सारी संपत्तियों से क्या वसूली हुई वो लिखता है और सेकेंड हैंड साइड पे वह उन सब दायित्वों को लिखता है जो उसने भुगतान किए हैं। फिर कंपनी का स्थिति विवरण, जैसे ही निस्तारक का अंतिम विवरण प्राप्त होता है तो 21 दिन के अंदर कंपनी के संचालकों को कंपनी का फाइनल बैलेंस शीट जो है वह प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें पूरा हिसाब किताब जो है उन्हें बताना होता है। तो वो होता है कंपनी का स्थिति विवरण। और तीसरा होता है कमी या आधिक्य लेखा। यह जो है लिस्ट एच कहलाती है। तो ये जो है हीनता या कमी या आधिक्य लेखा कहा जाता है कि कंपनी को समापन के समय में क्या स्थिति रही है, फाइनल कंडीशन कंपनी की क्या रही है, कंपनी के पास सरप्लस बचा है या कमी हुई है। तो उसको जानने के लिए सबसे लास्ट में कमी या आधिक्य लेखा बनाया जाता है। तो अब इसमें हम सबसे पहले देखेंगे निस्तारक का अंतिम विवरण खाता। बहुत सिंपल कंसेप्ट है स्टूडेंट, इसका फॉर्मेट आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार का आता है वह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मेट में क्या है, निस्तारक का अंतिम विवरण खाता। ठीक है, ये डेबिट साइड जो है, विकलन साइड प्राप्ति पक्ष होगा और समाकलन साइड, क्रेडिट साइड जो है वह भुगतान पक्ष होगा। अब प्राप्तियों में एक आप इमेजिन करिए कि कोई कंपनी जो है वह समापन में जा रही है, आप एक समापक है, तो संपत्तियों से वसूली होगी। तो हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, वो हमें लिखना है। फिर पूर्ण रक्षित लेनदार पर आधिक्य, यहां संपत्तियों से वसूली, संपत्तियों से वसूली वो हमें दी रहेगी तो वो हमें लिखना है। कितनी राशि वसूल हुई है क्वेश्चन में क्लियर दिया रहेगा। फिर ये वाला पॉइंट क्या है, पूर्ण रक्षित लेनदार पर आधिक्य। देखिए जब कंपनी कोई लाइबिलिटीज, कोई दायित्व लेती है तो बहुत बार गिरवी शब्द सुना होगा आपने कि वह गिरवी रखकर कोई ऋण ले रही है। तो मान लीजिए गिरवी उसने 20 लाख रुपए की संपत्ति रखी है और ऋण जो है वह 15 लाख रुपए का लिया है। ठीक है, कोई संपत्ति 20 लाख रुपए की रखी है और ऋण 15 लाख रुपए का रखा है, लिया है, तो ये कौन सा ऋण कहलाएगा, पूर्ण रक्षित, फुली सिक्योर। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में 5 लाख रुपए जो है वो यहां पर आएंगे, पूर्ण रक्षित लेनदार पर आधिक्य। ठीक है ना, पूर्ण रक्षित लेनदार पर आधिक्य। जो सरप्लस बचेगा वह भी प्राप्ति होगी। क्लियर, ये चीज समझ में। फिर है अयाचित याचना की राशि। इसका अर्थ होता है कि मान लीजिए एक अंश कंपनी में 100 रुपए का है, ठीक है, और कंपनी ने अभी तक 80 रुपए ही मांगे हैं। ठीक है, अब समापक को ये लगता है कि पैसों की और जरूरत पड़ेगी, दायित्वों का भुगतान कर रहा है, तो वह 20 रुपए और मांग सकता है। तो यदि जो है जरूरत पड़ने पर समापक अयाचित राशि 20 रुपए और मांगता है तो वो यहां पर आएगा। तो ये कंडीशन जो है क्वेश्चन में जो कंडीशन दी रहेगी वो हमें यहाँ पर लिखना है
और सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि पैसे आ रहे हैं क्या, ठीक है, पैसे मिल रहे हैं तो इस साइड। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भुगतान साइड। तो भुगतान में ये नंबर जो है वो इसी सीरियल ऑर्डर में चलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले कानूनी व्यय जो कि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो समापक निस्तारक के द्वारा जितने भी कानूनी व्ययों का भुगतान किया गया है सबसे पहले नंबर पे आपको लेना है। उसके बाद खुद का पारिश्रमिक, खुद का रेम्यूनरेशन वो सबसे पहले निकालेगा, सेकंड नंबर पे निकालेगा। तो समापक के पारिश्रमिक के संबंध में कुछ कंडीशन अलग अलग दी जा सकती है, तो उसको हम डिटेल में एक एग्जांपल लेकर समझेंगे कि ये दिया हो तो कैसे निकालेंगे, ये दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो समापक का पारिश्रमिक जो है हमें परसेंटेज वाइज पर निकालना रहता है, तो वो सेकंड नंबर पे आता है। फिर है समापन की लागत, जो काम चल रहा है, प्रोसेस चल रही है समापन की, उसकी कॉस्ट लगती है, खर्चे होते हैं, तो ऐसा कुछ एक्सपेंसेस दिया है तो वो थर्ड नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे आएगा चल प्रभार से रक्षित ऋण पत्र, जो है एक तरीके से सुरक्षित ऋण माने जाते हैं, तो पहले उनको जो है वो भुगतान किया जाता है। तो ऋण पत्र यदि प्रश्न में है तो वो समापन की लागत के बाद ही आएंगे। इसके बाद पांचवें नंबर पे आएगा अरक्षित लेनदार। अरक्षित लेनदार का अर्थ क्या हुआ? अरक्षित लेनदार का मतलब होता है कि जिनके बदले में कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई थी। हमने जब ऋण लिया था, कंपनी ने जब लोन लिया था, तो कोई भी संपत्ति गिरवी नहीं रखी गई थी। इसमें दो मिलेंगे आपको, एक पूर्वाधिकार लेनदार और एक अन्य। तो अरक्षित लेनदार में भी आपका क्रम रहेगा कि पहले पूर्वाधिकार लेनदारों को भुगतान करेंगे, यह हर प्रश्न में मैक्सिमम दिया रहता है, और बचे हुए पैसे जो है फिर अन्य को भुगतान करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो पैसा बचेगा वह अंशधारियों का होता है। चूंकि कंपनी अब समापन में जा रही है तो उन्हें अंशधारी न कहकर धनदाता, पूंजीदाता या अंशदाता शब्द यूज किया जाता है। तो यदि कोई पैसा बच रहा है तो इनको मिलता है, और नहीं बच रहा है तो कुछ ये वाली हेडिंग हम हटा देते हैं। ये समझ में आया? मतलब इस साइड मैक्सिमम ये 4-5 एंट्री ही आती है और इस साइड मैक्सिमम इतनी एंट्री आती है, कुछ नया ऐड नहीं होता है। क्लियर? अब हम इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन मैंने लिया है सिंपल सा, उसको फिलअप करेंगे। देखिए क्या दिया है, जेड लिमिटेड का ऐच्छिक समापन हुआ, हमने पढ़ा था ऐच्छिक, ठीक है, इच्छा से। रोकड़ शेष 4000, बैंक शेष 20000, विविध संपत्तियां 6 लाख रुपए, संपत्तियों से वसूली 5,40,000 रुपए, कानूनी व्यय, ऋण पत्र चल प्रभार द्वारा सुरक्षित, पूर्वाधिकार लेनदार, निस्तारक का पारिश्रमिक, समापन की लागत, अन्य अरक्षित लेनदार और समता अंश पूंजी। यह हमें क्वेश्चन दिया है, तो हमें फॉर्मेट याद है तो हम उस हिसाब से करते चलेंगे। तो मान लीजिए हमारा फॉर्मेट ये है, तो हम इसी को फिल करते हैं। देखिए रोकड़ शेष 4000 रुपए, तो ये हम ले लेंगे। रोकड़ शेष का कोई वसूली मूल्य और वो नहीं होगा, एक ही मूल्य होगा, तो वो हम ले लेंगे 4000 रुपए। मतलब आप चाहो तो दोनों में एक ही अमाउंट रहेगी। फिर बैंक शेष भी दिया है 20,000 रुपए, ये हमने ले लिया, ठीक है। फिर है विविध संपत्तियां 6 लाख रुपए की है और संपत्तियों से वसूली हुई 5,40,000। तो संपत्तियों से वसूली में हम यहां पर लिखेंगे वैल्यू थी 6 लाख रुपए, लेकिन हमें वसूली कितनी हुई 5,40,000 रुपए, ठीक है। फिर दिया है कानूनी व्यय, तो कानूनी व्यय हमारी पहली हेडिंग है, भुगतान पक्ष में 2,000 रुपए ले लिए हमने। फिर हमको लेना है समापक का पारिश्रमिक, तो समापक का पारिश्रमिक हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए 12,000 रुपए। ये क्रम जो है वह यही रहेगा, क्रम का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। फिर समापन की लागत लेनी है, तो ये हमें दे दी 6,000 रुपए, हमने ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये हो गया निस्तारक का पारिश्रमिक और ये हो गया। इसके बाद यदि ऋण पत्र है तो वो लेना है, तो ऋण पत्र हमें दिए हुए हैं यहाँ पे 2 लाख रुपए, ये हमने ले लिए। क्लियर? फिर जो है ऋण पत्र के बाद हमें अरक्षित लेनदार में पूर्वाधिकार लेनदार लेने हैं, तो पूर्वाधिकार लेनदार हमें जो दिए हैं वो दिए हैं 4,000 रुपए, और इसके बाद अन्य रक्षित लेनदार हमें 4 लाख रुपए दिए हुए हैं, ठीक है। और अंशदाताओं को वापसी हम देखते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आके जो है मैंने डायरेक्ट अमाउंट लिख दी है, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है,
वो मैं आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। देखिए हम पहले टोटल करेंगे, तो ये टोटल हो गया हमारा 6,24,000 और इधर का टोटल हो जाएगा हमारा 6,64,000। ठीक है ना, क्लियर? ये हमने ले लिया, मतलब हमें पैसे हमारे पास है 6,64,000। अब जो है पहले हम इनका टोटल कर लें। क्यों? क्योंकि हमें पैसे देखना है कितने बच रहे हैं। तो देखिए 12 और 2 14, 14 और 6 20, 2,20,000 तो हमारे यहां हो गए। ठीक है, और फिर 4,000, 2,24,000 जो है हमारे यहां तक हो गए। अब क्या 6,24,000 में से 6,64,000 में से हमारे पास ये बच रहे हैं क्या, वो हम देख लें। क्योंकि पैसे होंगे तभी हम लेनदारों को और अंशदाताओं को दे पाएंगे, है ना। तो देखिए यहां पे ये 5,64,000 आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, 4 और 2 6 और ये 5,64,000 आएगा, है ना। तो हमारे पास पैसे वसूल हुए हैं 5,64,000 और अभी हमने टोटल यहां तक का टोटल कर लिया है 2,24,000। अब यहां घटाकर देख ले हम, 2,24,000 हम घटा रहे हैं, तो ये कितना बच रहा है 3,40,000। जबकि हमारे अन्य लेनदार थे कितने के, 4 लाख रुपए के। तो क्या हम पेमेंट कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहां पर 4 लाख रुपए नहीं आएंगे, यहां पर हमारे कितने रुपए आएंगे, 3,40,000। ठीक है, क्लियर? मतलब ये वाली हेडिंग हमारी नहीं आएगी, मतलब पैसे कम पड़ गए। अब यदि कंडीशन ऐसी होती कि ये जो है 6,64,000 होता तो हमारे पास कितने पैसे बचते, ये हमारे पास बचते 4,40,000 रुपए। तो हम इनको 4 लाख रुपए पूरे दे देते इनके, और जो 40,000 रुपए होते वो हम यहाँ पर रखते। तो प्रश्न में अलग अलग कंडीशन हो सकती है, लेकिन हमें जो है ये ध्यान रखना है कि हमारा जो है प्राप्ति पक्ष बिल्कुल फिक्स है, जिसमें ये दोनों अमाउंट अभी नहीं थी, प्रश्न में नहीं दी थी। और जब भुगतान को आप लिखेंगे तो क्रम का विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे 5,64,000 का हिसाब बराबर हो गया, यहाँ निल आएगा और यहाँ पर 4 लाख रुपए न आके क्या आएगा हमारा 3,40,000। तो ये है स्टूडेंट निस्तारक का अंतिम विवरण खाता। स्टूडेंट्स कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक और उदाहरण देखेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, मुंबई लिमिटेड का ऐच्छिक समापन हुआ। ठीक है, समापन की तिथि पर रोकड़ शेष 7,500 रुपए था। तो स्टूडेंट हम पैरेलली साथ में बनाते चलते हैं ताकि जितनी चीजें हमारी क्लियर होती जा रही हैं उसको हम क्लियरली लिखते चलें। ठीक है, यहां ऊपर हम डालेंगे निस्तारक का अंतिम विवरण खाता, है ना। यहां हम डालेंगे प्राप्तियां और यहां हम डालेंगे संपत्ति का अनुमानित मूल्य यदि दिया है तो, और यहां हम डालेंगे वसूली मूल्य, और यहां हम डालेंगे क्या, भुगतान। ठीक है, चलिए प्राप्ति में तो सबसे पहले हमें एक एक राशि को जो है इंक्लूड करना है। तो रोकड़ शेष 7,500 रुपए था, तो ये प्राप्ति हो गई, भुगतान करने के लिए लगेगी। तो हम चाहे तो दोनों में एक ही राशि लिख सकते हैं 7,500। हमें वसूली मूल्य से मतलब है, ये वाली राशि हो गई। संपत्तियों से 7,50,000 रुपए वसूल हुए, ये भी इधर ही आएगा, यहां लिखेंगे हम संपत्तियों से वसूली। इसका अनुमानित मूल्य नहीं दिया है 7,50,000, ये वाली राशि भी हो गई। पूर्ण रक्षित लेनदार 4,80,000 रुपए के थे। ध्यान देना, पूर्ण रक्षित मतलब जिसके बदले में हमने संपत्ति गिरवी रखी थी, जिनके पास 7,50,000 रुपए मूल्य की संपत्ति रखी थी। इसके बदले में हमने संपत्ति कितनी रखी थी, 7,50,000 रुपए। ठीक है,
इससे 80% वसूल हुए। तो संपत्तियों से हमें 80% वसूल हुए। तो देखिए इसका पहले हम 80% निकाल लें। तो 80% जो है कितना हो जाएगा, ये 20, 40, 60 और 80, मतलब 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए जो है वह वसूल हुए और लेनदार कितने के थे, 4,80,000 रुपए के। तो यहां पर हमने एक हेडिंग देखी थी कि पूर्ण रक्षित लेनदारों पर यदि आधिक्य निकलता है तो वह भी आएगा। मतलब हमारे पूर्ण रक्षित लेनदार 4,80,000 रुपए के थे और उनसे वसूल कितने हुए संपत्तियों से, 6 लाख रुपए। तो जो 1,20,000 है वह यहां पर आएगा। क्या लिखेंगे हम, पूर्ण रक्षित लेनदारों से आधिक्य ना। तो संपत्ति जो है वैसे तो 7,50,000 रुपए की थी, लेकिन उन्होंने लिखा है कि 80% ही वसूल हुए, 6 लाख रुपए, और हमारा दायित्व कितना था, 4,80,000 रुपए। तो 1,20,000 का उपयोग हम अन्य दायित्वों के भुगतान के लिए करेंगे। तो इस तरीके से 1,20,000, ये नया कंसेप्ट देखा हमने। ठीक है, ये हो गया यहां तक का। कुल अरक्षित लेनदार 3 लाख रुपए के थे, जिसमें 12,000 रुपए पूर्वाधिकार लेनदार शामिल थे। तो पहले हम इधर की हेडिंग्स लिख लें, क्योंकि भुगतान में आप ध्यान रखना कि हमें क्रम जो है वह वही रखना है, क्रम चेंज नहीं होगा। कानूनी व्यय सबसे पहले लेना है, उसके बाद निस्तारक का पारिश्रमिक लेना है, समापक भी बोलते हैं। उसके बाद हमें समापन की लागत लेना है यदि हो तो। उसके बाद जो है हमें ऋण पत्र लेना है, और उसके बाद जो है हमें अरक्षित लेनदार लेने हैं। और अरक्षित लेनदार में भी हमें कौन से लेने हैं, पहले पूर्वाधिकार लेनदार और फिर अन्य, और लास्ट में बैलेंसिंग फिगर जो है वह अंशदाताओं के नाम जो है हम देंगे, है ना। ये हमारा फॉर्मेट है। अब क्या दिया है, कुल अरक्षित लेनदार 3 लाख रुपए के थे। मतलब यदि जो मैं हेडिंग में यहां 3 लाख रुपए लिखूं, जिसमें से 12,000 रुपए पूर्वाधिकार लेनदार थे, तो 3 लाख में से आप 12,000 रुपए घटाएंगे तो यह आएगा 2,88,000। ये अन्य हो गए। ये वाली लाइन का मतलब समझ में आ गया आपको। पूर्वाधिकार अंश पूंजी 3,75,000 रुपए तथा समता अंश पूंजी 7,50,000 रुपए है। ये लास्ट में हमें काम में आएगी। फिर यदि पैसे बचेंगे तो समापन व्यय 3,000 रुपए हुए, समापन के व्यय 3,000 रुपए हुए, ये हमने लिख लिया। निस्तारक को संपत्तियों से वसूल राशि पूर्ण रक्षित लेनदारों के पास रखी संपत्ति छोड़कर 3% कमीशन दिया जाता है, और अरक्षित लेनदारों के भुगतान पर 2% पारिश्रमिक देय है। समझ लीजिए पूरी लाइन का मतलब। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है ना। क्या बोल रहा है वो, संपत्तियों से वसूल राशि पर 3%। तो संपत्तियों से वसूल राशि जो है वो कितनी है, 7,50,000 रुपए। तो पारिश्रमिक की गणना हम अलग से कर सकते हैं। 7,50,000 का 3% हम निकालेंगे, है ना। तथा अरक्षित लेनदारों के भुगतान पर 2% पारिश्रमिक देय है। तो अरक्षित लेनदार हमारे कितने हैं, 3 लाख। 3 लाख पर 2%। तो चाहो तो इन दोनों पे अलग अलग निकाल लें हम, और हम चाहें तो इकट्ठा निकाल लें। अरक्षित लेनदारों से उसने वसूल किए हैं, तो 3 लाख का 2% कितना हो जाएगा, ये 6,000 रुपए, और 7,50,000 का 3% हो जाएगा हमारा 22,500 रुपए। ठीक है, ये पारिश्रमिक समझ में आया। यहाँ क्लियर लिखा था कि पूर्ण रक्षित लेनदारों के पास रखी संपत्ति को छोड़कर, इसीलिए हमने ये वाली संपत्ति नहीं ली है। संपत्तियों से वसूल राशि पर 3% और अरक्षित लेनदारों पर 2%। तो अरक्षित लेनदार ये थे
संपत्तियों से वसूल लिए थे, इन दोनों पे हमने निकाल लिया, तो टोटल कमीशन हमारे पारिश्रमिक आ गया 28,500, है ना। कानूनी व्यय हमने पूरा सवाल पढ़ लिया है, कहीं भी नहीं दिए हैं। अब हम जो है एक बार टोटल चेक कर लें, तो देखिए 7,50,000 और 1,20,000, तो ये हो जाएगा 8,70,000। इसमें 7,500 हमने ऐड किए, तो 8,77,500, इतने रुपए हमारे पास हैं। अब हम खर्च देख लें कितना हो चुका है, तो 3,28,500 और 29, 30, 31, 3,31,500। देख लें हमारे पास कितना बच रहा है अब पैसा, 5,46,000 रुपए हैं अभी हमारे पास। तो स्टूडेंट अब हम अंशदाता लेंगे, तो अंशदाता में हमारे पास पूर्वाधिकार अंश पूंजी है और समता अंश पूंजी है। तो पहले स्टूडेंट हम देंगे अंशदाता में किसको, पूर्वाधिकार अंश पूंजी को। हमारे पास इतने रुपए हैं, तो पूरे 3,75,000 हम पूर्वाधिकार अंशदाताओं को दे देंगे, है ना। अब कितने बच रहे हैं, 3,75,000 हम घटा दें, तो ये हो जाएगा अब बच रहे हैं हमारे पास 1,71,000। तो 1,71,000 बचे हुए जो है हम समता अंशदाताओं को दे देंगे, 1,71,000। ठीक है, इसके पहले वाले सवाल में यहीं पे पैसे खत्म हो गए थे, तो अन्य लेनदारों को ही पूरे नहीं पड़े थे। इस सवाल में जो है अंशदाताओं को भी मिल रहे हैं, जिसमें पहले पूर्वाधिकार अंशदाताओं को हम देंगे, और बचे हैं जितने पैसे हैं, तो वैसे तो समता अंश पूंजी 7,50,000 रुपए की है, लेकिन हमारे पास 1,71,000 रुपए ही बच रहे हैं, तो हम उतने ही रुपए जो है वह पेमेंट कर देंगे, और इधर का टोटल भी 8,77,500 रुपए हो जाएगा। तो ये जो है निस्तारक का अंतिम विवरण खाता ही है, क्रम वही रखा है, सिर्फ इसमें 2-3 जानकारी जो है हमें डिफरेंट दी थी, इसलिए हमने इस सवाल को कंसेप्ट समझने के लिए किया। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे समापन की स्थिति में बनाया जाने वाला स्थिति विवरण, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो अभी हमने देखा कि समापक लिक्विडेटर जो है वह किस तरीके से अपने संपत्तियों और दायित्वों का हिसाब रखता है। अब 21 दिन के अंदर संचालकों को बैलेंस शीट बनानी होती है, स्थिति विवरण बनाना होता है, तो उसका जो है फॉर्मेट फिक्स है, और ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और शॉर्ट आंसर के लिए भी आपको कुछ चीजें इसमें से पूछी जा सकती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में पहली चीज जो आती है वो संपत्ति पक्ष होता है, और उसी के नीचे कंटिन्यू होता है दायित्व पक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्टों में डिवाइड है, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वह लिस्ट में डिवाइड है, ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, लिस्ट डी, लिस्ट ई और लिस्ट एच, एफ और जी भी बीच में है जो इसमें नहीं आती है। तो लिस्ट ए जो है इसके अंतर्गत आपको वो सभी संपत्तियां लिखनी है जो कहीं भी गिरवी नहीं रखी गई हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें तो हस्तस्थ रोकड़, ये हमेशा इसमें आएगी, हस्तस्थ रोकड़, बैंक बैलेंस, देनदार, स्टॉक, भवन, जो भी संपत्ति कहीं गिरवी नहीं रखी गई है वो सारी संपत्तियां जो है हमें लिखनी है, वो कौन सी कहलाती है, लिस्ट ए। तो कभी ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट आंसर में आपको आता है तो आप लिख सकते हैं लिस्ट ए। सूची ए जो है वह होती है ऐसी संपत्तियों की सूची या नाम लिखे जाते हैं जो कहीं भी किसी भी दायित्व के बदले में गिरवी नहीं रखी गई हो। क्लियर ये चीज। उसके बाद आती है लिस्ट बी। लिस्ट बी के अंतर्गत हमें ऐसी संपत्तियों का हिसाब रखना है जो किसी संपत्ति के बदले में किसी दायित्व को लेने के लिए गिरवी रखी गई हो। उदाहरण के लिए आपके पास फर्नीचर था और वह आपने गिरवी रख के लोन लिया था, ऋण लिया था। फर्नीचर मान लीजिए 40,000 का था और ऋण आपने 50,000 रुपए का लिया था, है ना, या अपोजिट कंडीशन भी। तो सूची बी में ऐसी सभी संपत्तियां लिखनी है जो किसी दायित्व के बदले गिरवी रखी गई हैं। तो मान लीजिए फर्नीचर जो है आपने 40,000 रुपए का रखा, तो यहाँ हम फर्नीचर लिखेंगे और उसकी वैल्यू कितने का था फर्नीचर,
40,000 रुपए का, ठीक है ना। और लेनदारों को कितने देना थे? 50,000 रुपए। तो हमें क्या हो रहा है, संपत्ति का मूल्य कम है, दायित्व ज्यादा है, तो हम कमी वाले कॉलम में लिखेंगे 10,000 रुपए, है ना। अपोजिट भी हो सकता है कि मान लीजिए फर्नीचर जो है वह 1,00,000 रुपए का है और ऋण जो है वह लिया हुआ है केवल 40,000 रुपए का, तो कैसे फिल करेंगे? तो उस कंडीशन में हमारी संपत्ति का मूल्य 1,00,000 रुपए है ना, और लेनदारों को दे कितना है? 40,000 रुपए है, तो कमी वाले कॉलम में डैश आएगा और आधिक्य वाले कॉलम में हमारे पास बच रहे हैं 60,000 रुपए। ठीक है, समझ में आया आपको? दोनों कंडीशन हो सकती है। तो लिस्ट बी होती है गिरवी रखी संपत्तियों के संबंध में जो किसी दायित्व के बदले में रखी हो, तो वहां दो कंडीशन क्रिएट हो सकती है, कमी और आधिक्य, डिफिशियंसी और आधिक्य की कंडीशन। तो दोनों ही कंडीशन हो सकती है, तो दोनों कंडीशन में से एक में अमाउंट आएगी। ये चीज क्लियर हुई? यहां पे हम टोटल लगा लेंगे संपत्तियों का, और यहां पर यदि आधिक्य बचता है तो हम इसको बाहर लिखेंगे, यदि कमी होती है तो इसको नहीं लिखेंगे। लिखा है ना, गिरवी रखी संपत्तियों का आधिक्य। यदि ये वाले कॉलम में, मतलब यदि मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो 60,000 रुपए में बाहर लिखूंगी, लेकिन 10,000 रुपए जो कमी है वो नहीं लिखना है, वो नीचे दायित्वों में जाएंगे। ठीक है, आधिक्य लिख लिया, तो टोटल संपत्ति का मूल्य जो है हमारे पास इतना हो जाएगा। ये जो संपत्ति आएंगी वो, और ये जो आधिक्य बचेगा वो, इन दोनों का टोटल जो है कुल संपत्तियां होंगी जिनसे हम क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। एक समरी जो है यहाँ पर बना ली जाती है, कुल संपत्तियां मतलब जिसमें सारी संपत्तियां आ जाती हैं। कौन कौन सी? जो कहीं भी गिरवी रखी हैं, चाहे स्थायी प्रभार हो चाहे चल प्रभार हो, वो सभी संपत्तियां हम ले लेंगे, और अन्य संपत्तियां जो कहीं गिरवी नहीं रखी हो, मतलब इनका टोटल। ये अंदर ही जानकारी हमको दिखानी रहती है। फिर कुल संपत्तियां दायित्वों के लिए हमारे पास कितनी संपत्तियां हो गई टोटल पेमेंट करने के लिए, तो ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम ही रहता है। अब दायित्व पक्ष में हम देखेंगे क्या क्या आता है। तो सूची बी के रक्षित लेनदार, ये सूची बी में लेनदार कितने के थे? कमी और आधिक्य की स्थिति है, तो उस हिसाब से यदि जो है कमी हो रही है तो 10,000 रुपए हम यहाँ दिखाएंगे, और आधिक्य है तो उसको हम यहाँ दिखाएंगे, और लेनदारों का जो दायित्व है वो 50,000 रुपए हम इधर दिखाएंगे। इसमें सूची बी के रक्षित लेनदार की राशि केवल इस साइड दिखाई जाती है, इस साइड केवल जब कमी हो, ये वाले कॉलम में यदि कमी हो तो वो यहाँ पर शो की जाती है। अदरवाइज सूची बी के रक्षित लेनदारों की राशि केवल यहाँ दिखाई जाती है। ठीक है, पूर्वाधिकार लेनदार सूची सी। प्रश्न में हमने निस्तारक के जो विवरण पत्र बनाया था उसमें भी हमने देखा था पूर्वाधिकार लेनदार हमें अलग से दिए हुए थे, तो वो हमें ले लेना है। इसकी राशि दोनों साइड लिखनी है। ठीक है, उसकी सूची होती है सी। ठीक है, जिन्हें पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। फिर है ऋण पत्र। ऋण पत्र जनरली चल प्रभार के होते हैं, फ्लोटिंग चार्जेस होते हैं, मतलब इन दायित्वों का जो है कभी भी नुकसान नहीं होता है, तो वो दोनों साइड लिखना है हमें। फिर आते हैं, इसकी लिस्ट होती है डी। इसको याद कैसे रख सकते हो? तो ऋण पत्र को इंग्लिश में डिवेंचर बोलते हैं, तो डी फॉर डिवेंचर, है ना। और पूर्वाधिकार लेनदार सी फॉर क्रेडिटर्स, लेनदारों को क्रेडिटर्स बोलते हैं, तो सी फॉर क्रेडिटर्स। लास्ट है आपकी अरक्षित लेनदार, बचे हुए जितने भी दायित्व है, अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसकी होती है लिस्ट ई। बचे हुए सारे दायित्व जो है हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो इधर का टोटल हो जाएगा और इधर का टोटल हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे? और ये जो संपत्ति का टोटल है, ये जो संपत्ति का टोटल है, हम इसमें से जो है घटाते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर हमारी कमी निकल कर आ जाएगी। यहाँ संपत्ति का टोटल मान लीजिए 1,00,000 रुपए आया है, और ये दायित्वों का टोटल जो है 1,40,000 आया है, तो हमारी कमी हो जाएगी यहाँ पर 40,000 रुपए। ठीक है, संपत्तियों का टोटल, और उसमें से घटाते चलेंगे हम एक एक लिस्ट की राशि, तो ये आ जाएगी कुल कमी। और लास्ट में जो है, हाँ मैं बता रही थी, लिस्ट एफ भी है और लिस्ट जी भी है। लिस्ट एफ जो होती है वो होती है पूर्वाधिकार अंश पूंजी के लिए,
पूर्वाधिकार समता अंशधारियों के नाम और राशि लिखी जाती है। लिस्ट जी होती है जो वह होती है समता अंशधारियों के लिए। ये ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। और लिस्ट एच जो है हमारी लास्ट आंसर होता है, कमी खाता, डिफिशियंसी अकाउंट, कितने की टोटल कमी हुई। तो उसके अंतर्गत क्या करते हैं, ये जो हमारी कमी आई है 40,000 रुपए, उसमें निर्गमित और चुकता पूंजी को हम और ऐड कर देते हैं, उसको टोटल कर देते हैं, तो हमारी आ जाती है अनुमानित कमी, जिसको लिस्ट एच बोला जाता है, डिफिशियंसी अकाउंट। तो ये है स्टूडेंट आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जो कि लिस्ट ए से लेकर एच तक बटा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप जो है इसको हम सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी प्रोसेस होती है। लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, डी, ई, एफ और जी जो है वो अलग से होती है, और लिस्ट एच लास्ट का आंसर। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे एक उदाहरण, अभी जो हमने फॉर्मेट समझा है उसके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो 31 दिसंबर को समापन का आदेश दिया गया है। निम्नांकित विवरण है, हमें रोकड़, व्यापारिक प्राप्य, भवन, फर्नीचर, अरक्षित लेनदार, ऋणपत्र भवन पर रक्षित, ऋणपत्र चल प्रभार, पूर्वाधिकार लेनदार, अंश पूंजी, भुनाए गए बिलों पर दायित्व और अन्य संदिग्ध दायित्व जो है हमें दिए हुए हैं। तो हम जो है बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, अंतिम विवरण पत्र। ठीक है, सबसे पहले हमें लिस्ट ए लेनी है, सूची ए, है ना। तो लिस्ट ए में हमें वो राशियां लेनी है, वो संपत्तियां लेनी है जो कहीं भी गिरवी नहीं रखी गई है। तो कैसे पता लगेगा, देखिए यहां पर हम देखें तो ऋणपत्र भवन पर रक्षित, मतलब भवन क्या हो गया, यहाँ पर गिरवी रखा है। ऋणपत्र चल प्रभार, तो भवन जो है वह लिस्ट बी में आएगा, क्योंकि भवन जो है वह ऋणपत्र के बदले में गिरवी रखा गया है ना। तो लिस्ट ए में जो है हम ले लें, यहां हेडिंग डालेंगे संपत्तियां जो गिरवी नहीं रखी गई, और यहां डालेंगे हम लिस्ट ए। ठीक है, इसमें आ जाएगा रोकड़, व्यापारिक प्राप्य, ऐसी सारी संपत्तियां लेनी है जो कहीं भी गिरवी नहीं रखी हो। फर्नीचर, ठीक है, रोकड़ का जो है मूल्य 100 रुपए है, वसूल भी 100 रुपए हुए। व्यापारिक प्राप्य का 4,000 रुपए है, वसूल 3,600 रुपए हुए। और फर्नीचर 20,000 रुपए का है, वसूल 20,000 रुपए हुए। ठीक है, फिर हम बनाएंगे लिस्ट बी। तो लिस्ट बी में जो है कौन सी आएगी, जो गिरवी रखी है, तो वो है हमारा भवन। तो भवन का मूल्य कितना है, भवन का मूल्य 60,000 का था, लेकिन हमें वसूल कितने हुए, 48,000 रुपए, है ना। और यहां पर हम लिखेंगे ऋणपत्र की राशि। ऋणपत्र जो है कितने का है, 42,000 रुपए का। और इधर कमी और आधिक्य का कॉलम बनता है। तो यहां हमें क्या हो रहा है, आधिक्य हो रहा है। भवन का मूल्य 48,000 रुपए है और ऋणपत्र जो दायित्व है हमारा 42,000 रुपए का ही है, तो हमारा जो है आधिक्य बच रहा है 6,000 रुपए। तो ये आधिक्य जो है दूसरे दायित्वों के भुगतान के लिए काम में आ जाएगा। ये समझ में आया आपको। इसका हम टोटल लगा लें तो ये हो गया 20, 26, 29,700 रुपए जो है हमें किसके लिए उपलब्ध है, दायित्वों के भुगतान के लिए। इंटरनल हमें क्या लिखना है, यहाँ पर आधिक्य हो तो वो लिखना है 6,000 रुपए। ठीक है, ये आधिक्य 6,000 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें यहाँ पे गिरवी रखी कुल संपत्तियां, गिरवी कुल संपत्तियां, तो गिरवी रखी कुल संपत्ति में देखिए भवन है 48,000 रुपए का, और कोई संपत्ति गिरवी रखी है क्या, नहीं। और अन्य संपत्तियां, तो अन्य संपत्तियां कितनी हैं, 20, 3, 23,700। तो टोटल संपत्तियां हो गई हमारे पास 71,700 जो है कुल संपत्ति है।
तो ये संपत्ति पक्ष बन रहा है जिसमें हमने सारी संपत्तियों की जानकारी ली है। ठीक है, जो जो भी संपत्तियां थी उसकी जानकारी इस तरीके से आएगी। ये होती है सूची बी, जो गिरवी रखी संपत्ति के लिए आती है। पता कैसे लगेगा? तो जिस भी दायित्व के साथ किसी संपत्ति और ऐसा ही लिखा रहेगा कि भवन पर रक्षित या फर्नीचर पर रक्षित, इसका मतलब वो संपत्ति गिरवी रखी है, तो वो सूची बी में चली जाएगी, है ना। अब हम लेंगे दायित्व। तो दायित्व में जो है हमें सबसे पहले लेना है, वो लेना है, यहां पे हम हेडिंग डाल लें दायित्व। यदि जो है सूची बी के अनुसार आधिक्य हो, सूची बी का लेनदार, तो सूची बी का लेनदार कितने हैं? 42,000 रुपए, है ना। और यदि इस कॉलम में कमी में कोई राशि आती तो वो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे डैश आएगा, बी सूची के लेनदार, वो कौन है? हमारे ऋण पत्र। ठीक है, यदि कमी होती तो हम यहाँ लिखते, आधिक्य था तो हमने यहाँ संपत्ति में जोड़ा है, ये ध्यान रखना। अब हम लेंगे पूर्वाधिकार लेनदार। तो पूर्वाधिकार लेनदार हमारे कितने हैं? कौन सी सूची होती है ये? सूची सी, क्रेडिटर्स, है ना। तो देखिए पूर्वाधिकार लेनदार हमें दिए हैं 6,000, वो दोनों साइड आ जाएंगे, 6,000 6,000, इसको घटा लें हम तो ये कितना आएगा? 23,700। क्लियर ये चीज? अब आगे का जो है हम इधर करते हैं, ये ऊपर की संपत्तियां मैं मिटा देती हूं ताकि हमारा हो जाए, ये जितनी जानकारी हमारी यूज में आ गई है उतना हम इरेज कर दिया। अब सूची सी हो गई। अब आएगी सूची डी, जो कि किसकी होती है? डिवेंचर, है ना। सूची डी ऋण पत्रों के लिए, डी फॉर डिवेंचर। तो ऋण पत्र हमारे कितने हैं? यहाँ पर ऋण पत्र हमें दिए हुए हैं 10,000 रुपए के, तो ये 10,000 और ये 10,000 रुपए के, ये लिस्ट हो गई डी। इसके बाद आएगी हमारी सूची ई, जो होती है अरक्षित लेनदारों के लिए। क्या नाम देते हैं इसको? सूची ई। सूची ई में भी जो है हमें पहले कौन से लेना है? पूर्वाधिकार, अरक्षित लेनदार जो है हमें वो लेना है। तो वो है हमारे, इसको यहां फिर से लिख लें हम, लेनदार, अरक्षित लेनदार में 20,000 रुपए। ठीक है, इधर भी 20,000 रुपए, और ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अंश पूंजी सबसे आखिरी में। फिर भुनाए गए बिलों पर दायित्व, भुनाए गए बिलों पर दायित्व, ये हम ले लेंगे 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। और हम ले लेंगे संदिग्ध दायित्व, संदिग्ध दायित्व, ये कितने दिए हैं? 12,000 रुपए और 12,000 रुपए। तो हमने ये सारे सीरियल नंबर से जो लिस्ट के अकॉर्डिंग है, लिस्ट ई तक हमने ले ली। लेनदार सबसे पहले अरक्षित लेनदार लिए, फिर भुनाए गए बिलों पर दायित्व लिया, और फिर संदिग्ध दायित्व लिए। ठीक है, अब हम जो है टोटल कर लें यहाँ पर। तो पहले लिस्ट ये 23,700 हमारा था, इसमें से 10,000 घटा लेंगे तो 13,700 आएगा। ठीक है, अब जो है आप देखिए ये हमें घटाना है, और हमारे पास संपत्ति बची है 13,700 की। तो हम जो है निकाल लें, 12 और 6 18, 38,000, और हमारे पास संपत्ति बची है केवल 13,700 की, तो 3, ये आ रहा है 24,300। 24,300 की कमी आ रही है। ध्यान देना, हम जो है समापन कर रहे हैं, तो समापन में 13,700 रुपए मैंने डी तक का घटा दिया। ये 23,700 तक क्लियर था, उसमें से मैंने लिस्ट डी का घटा दिया तो 13,700 बचा। लिस्ट ई के जो इतने घटाने थे तो वो माइनस में आंसर चला गया है। इसका मतलब जो है 24,300 रुपए भुगतान नहीं कर पा रहे हैं हम। ठीक है,
और इसमें हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, हमारी निर्गमित व चुकता पूंजी। तो वो कितनी दी हुई थी, 3,20,000। तो वो भी एक्चुअल में हमें घटानी थी जो टोटल आता, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 3,44,300 जो है हमारा टोटल कुल कमी, सूची H। ये हमारा फाइनल आंसर है कि समापन के समय में कंपनी को कुल कितने रुपए की हानि हुई या कमी हुई, और इधर का टोटल जो है हम लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20, 10, 30, 40, 42, 48, ये 48 और 2 50, 96,000। तो टोटल जो है कंपनी को कमी हुई है 3,44,300 की। तो कहने का तात्पर्य ये स्टूडेंट, संपत्ति और दायित्व भी हमें लेने होते हैं, लेकिन लिस्ट के अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक लेने रहते हैं। सबसे ज्यादा ध्यान अपने को इसमें रखना है कि यदि कमी आ रही है तो हमें जो है दायित्व में लेना है, इसको यहाँ पर ये दायित्व में लेना है, और अधिक क्या रहा है तो इसको यही की यही शिफ्ट कर देना है। बाकी चीजें तो आपको क्वेश्चन में से देखकर लिखनी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसमें बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब हम आगे बढ़े, इसमें एक थ्योरी जो है वो है एक अंशदाता या धनदाता, कंट्रीब्यूटर। थ्योरी में आ सकता है सूची ए और सूची बी। ऐसा आ सकता है आपको, सूची ए के धनदाता कौन होते हैं, सूची बी के धनदाता कौन होते हैं। तो सूची ए में जो है उन धनदाताओं की कंपनी के समापन के समय में, सूची ए में उन धनदाताओं की के नाम लिखे जाते हैं जिनसे कंपनी अभी भी समापन के समय भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। उनका नाम जो है सूची ए में लिखा जाता है, और समापन के समय में सबसे पहले इनसे पैसे मांगे जाते हैं। और सूची बी जो होती है, इसमें उन धनदाताओं के, उन कंट्रीब्यूटर्स के नाम लिखे जाते हैं जो समापन के 1 वर्ष पहले के बीच में कंपनी की सदस्यता छोड़ चुके थे। ध्यान देना, ए में को इसके लिखेंगे जो अभी भी समापन के समय में भी कंपनी के सदस्य हैं, मतलब जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तब भी ये कंपनी के सदस्य हैं। और सूची बी में हमें किसके नाम लिखना है, जो कंपनी समापन में गई है उसके 1 वर्ष के बीच में कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। उन सदस्यों को जो है सूची बी में लिखा जाता है। और सूची ए में यदि पैसा कम पड़ता है तो फिर सूची बी के धनदाताओं से पैसे मांगे जाते हैं, और इनसे उस राशि तक की ही मांग की जा सकती है जितने शेयर्स इनके पास थे, और उन्हीं लेन देनों के संबंध में इनसे पैसे मांगे जा सकते हैं जो उनके कार्यकाल के दौरान में हुए थे। क्लियर ये चीज आपको। सूची बी किसके लिए हो गई, जो समापन के 1 वर्ष पूर्व में कंपनी के सदस्य थे। ठीक है, पहले लिस्ट ए के धनदाताओं से पैसे मांगे जाते हैं कंपनी को जब भी जरूरत होती है। लिस्ट ए के सारे धनदाताओं से यदि पैसे खत्म हो गए हैं, ले लिए हैं उनसे, उसके बाद लिस्ट बी के धनदाताओं से पैसे मांगे जाते हैं कम पड़ने पर, और उनसे उस राशि तक की ही अमाउंट मांगी जाती है जितने रुपए के वो अंशधारी थे। तो ये है सूची ए के धनदाता, कंट्रीब्यूटर्स ऑफ लिस्ट ए और कंट्रीब्यूटर्स लिस्ट बी। तो ये है स्टूडेंट हमारा ओवरऑल कंपनी के समापन के समय में की जाने वाली अकाउंटिंग।